हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएससी स्टडी क्लासेस में। आज की क्लास देखिए जो आप लोगों के लिए होने वाली है वो आप लोगों के बोर्ड पर आप लोगों की स्क्रीन पे मोबाइल की दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है? यूज ऑफ दिस एंड दैट। ठीक है, दिस और दैट का प्रयोग। ठीक है, आज हम आप लोगों को बताएंगे कहाँ पे दिस का प्रयोग किया जाता है और कहाँ पे दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दिस पहले ये जो दो वर्ड आप लोगों को मैंने बताए हैं, ठीक है, उनके बारे में समझ लेते हैं कि क्या है वो दिस, इनके अर्थ क्या है। ये है दिस। दिस का अर्थ क्या होता है? यह। दिस किसके लिए प्रयोग किया जाता है? यह के लिए। फिर देखिए आगे क्या है? दैट। दैट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वह के लिए। यह और वह दो वर्ड हैं आप लोगों के सामने, एक है दिस और एक है दैट। तो दिस का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, दैट का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को दिस का प्रयोग। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा और पूरी क्लास आप लोग अटेंड करिएगा, तभी सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। थोड़ी देर आप देखेंगे, स्किप करके देखेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा वीडियो में। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। दिस का प्रयोग कर रहा है तो देखिए क्या होता है। ये जो शब्द है दिस और दैट, तो सबसे पहले देखिए नंबर 1 पर दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए। पास की वस्तु के लिए, वस्तु के लिए दिस का प्रयोग, दिस का प्रयोग किया जाता है। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं, अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं, तो जब हम पास की वस्तु के बारे में बात करते हैं तो दिस का प्रयोग करते हैं। नंबर 2, इसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, एक वचन के रूप में होता है। जैसे कि कोई हमारा टेंस है, कोई हमारा सेंटेंस है, कोई ट्रांसलेशन है, वो एक वचन के रूप का अगर होगा तो हम दिस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखिए नंबर 3, दिस के साथ सहायक क्रिया जो आप लोगों की है इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साधारण सी बातें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीजें आप लोगों को मैं बता रहा हूं और ये सारी चीजें आप लोगों ने छोटी छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ी हुई होंगी, आप लोगों के टीचर ने स्कूल में पढ़ाया होगा ग्रामर में। सबसे पहले दिस का प्रयोग करना है। पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है और इसका देखिए यहाँ पे हिंदी वर्ड दिया हुआ है। जैसे मैंने कह दिया दिस का प्रयोग पास की वस्तु के लिए किया जाएगा, अगर वह हो जाएगा तो थोड़ी ना किया जाएगा। इसका प्रयोग यह शब्द के लिए किया जाता है, यह अगर होगा तो। ठीक है, दूसरी बात है इसका प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। जैसे हमने कह दिया कि ये बहुत से शेर हैं, ये बहुत सी पुस्तकें हैं, ठीक है, तो इनमें दिस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहां पर फिर क्या प्रयोग किया जाएगा वो आप लोगों को लगातार जो अगली आने वाली वीडियो है उसमें आप लोगों को बताऊंगा। फिर है दिस के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाएगा। जब इसका कोई अनुवाद हम बनाएंगे तो उसके साथ आप लोगों को क्या करना होगा, इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा है यह एक घड़ी है। ठीक है, यह एक घड़ी है। कैसे बनाएंगे यह एक घड़ी? सबसे पहले देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले तो हम ट्रांसलेशन का रूल जो होता है बेसिक सा वही है। यह के लिए क्या लिखेंगे? दिस। फिर हमने बताया था कि दिस के साथ में काहे का प्रयोग करना है? सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना है, तो दिस इज। ठीक है, अब देखिए एक घड़ी, यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक घड़ी। तो एक मिनट ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के लिए आप लोग ऊपर देखिए, यह एक घड़ी है। ठीक है, तो यह के लिए मैंने क्या बताया अभी आप लोगों को? दिस। ठीक है, दिस हो गया। और यहां पर देखिए दिस के साथ में सहायक क्रिया कौन सी प्रयोग की गई है? इज प्रयोग की गई, तो दिस के साथ में क्या हो जाएगा? इज। अब देखिए आ जाती है बात एक घड़ी की। तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ाई की होगी तो वहां पर देखा होगा कि आर्टिकल्स जो आप लोगों को यूज करने हैं ए और एन। तो एक घड़ी, तो यहां पर जो घड़ी की मीनिंग है वो क्या होती है?
क्लॉक भी होती है और वॉच भी होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर हमें वॉच लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉच लिखना हो या क्लॉक लिखना हो, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने वॉच यूज किया, तो वॉच के लिए W आ जाएगा आप लोगों का। तो यहाँ पे दिस इज वॉच, क्या लिखेंगे, वॉच लिखेंगे। अब देखिए घड़ी में वॉच में W आ गया, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, ये आप बताइएगा। कॉन्सोनेंट है ना, तो कॉन्सोनेंट के लिए क्या प्रयोग करना है, ए। तो दिस इज ए वॉच हो जाएगा, ठीक है। और एक देखिए, यह एक सेब है, क्या लिखा हुआ है, यह एक सेब है। तो यह के लिए ध्यान देखिए, हमारे भाई बहन बहुत कई बच्चे ऐसे हैं जो, बहुत से बच्चे हैं जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, अपना प्रतिदिन कार्य करते हैं, अच्छे ढंग से भी काम करते हैं, सही भी करते हैं। तो हमारे जो भी भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं वो हर चीज़ को बारीकी से ध्यान करते हुए पढ़ाई करेंगे, ताकि ये जो छोटी छोटी इसमें मिस्टेक्स हो जाती हैं वो नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ के लिए क्या प्रयोग करना है, दिस लगाना है, तो दिस, फिर दिस के साथ में इज लगाना है। फिर देखिए यहाँ पर एक सेब लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम सेब की स्पेलिंग समझते हैं, क्या होती है, APPLE, एप्पल होती है। अब देखिए एप्पल जो है उसमें मीनिंग ए से शुरू हो रही है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि जब स्वर अक्षरों का यूज होगा, AEIO का होगा, तो वहां पर हमें उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, एन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज एन एप्पल। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप लोगों से करवाई जाती हैं तो आप लोग यही गलतियां करते हैं, चीटिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें आप चीटिंग ना करें, अपने माइंड में सेट कर लें कि क्या पर हमें कहाँ पे लिखना है, आप लोगों को तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बात, किसके लिए, यह के लिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसको। इसके बाद देखिए बात करेंगे हम दैट के प्रयोग के बारे में। तो जो दैट का प्रयोग होता है, जैसे देखिए मैंने अभी दिस के बारे में, जैसे कोई हमारे पास में देखिए पेन है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक पेन है, ठीक है, यह एक पेन है, यही तो कहेंगे। या फिर हमारे पास में ये मान लीजिए पड़ोस में हमारी चेयर रखी हुई है, तो हम क्या कहेंगे, यह एक कुर्सी है, यह एक पुस्तक है। लेकिन अगर कोई चीज हमसे बहुत दूर रखी हुई है तो हम क्या कहेंगे, वह एक पेड़ है, ठीक है, वह एक पेड़ है, वह एक बिल्डिंग है, ठीक है, इस तरीके से तो कहेंगे। वह एक लड़का है। अगर कोई चीज हमसे ज्यादा दूरी पे होगी या हमसे दूर है तो हम उसके लिए वह का प्रयोग करेंगे। इशारा में आप समझिएगा, वह का प्रयोग क्या होता है, नंबर 1 देखिए, दैट का प्रयोग जो होता है किसके लिए, मैंने बताया था, वह के लिए। तो क्या हो जाएगा, वह के लिए, ठीक है, तथा और अगर और भी एक समझ ले, दूर के लिए, दूर की वस्तु के लिए, जो नाउन का प्रयोग होता है इसमें, वस्तु के लिए, वह के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट का प्रयोग किया जाता है। दूर कोई वस्तु होगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, दैट का प्रयोग करना होगा जब हम इसको करते हैं। नंबर 2, दैट के साथ दैट का प्रयोग, ये भी एक वचन। एक वचन का मतलब क्या होता है, जानते हैं अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंगुलर, SINGULAR, सिंगुलर के रूप में होता है। या यूं कह लीजिए, जो दैट का प्रयोग है या दिस का प्रयोग है, वो एक वचन प्रकार के जो वाक्य होते हैं, एक वचन वाक्य होते हैं, उनके रूप में होता है, में किया जाता है, ठीक है। नंबर 3 देखिए, दिस और दैट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, सारी चीजें कॉमन होती हैं, सिर्फ स्पेलिंग चेंजमेंट होता है केवल। दैट के साथ यहां पर भी देखिए, दैट के साथ इज का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सारी चीजें इसमें भी दिस का जो प्रयोग है उसी के अकॉर्डिंग है। कह रहे वह के लिए, यहां पर देखिए, यह के लिए था, यहां पर क्या है, वह के लिए या दूर की वस्तु के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट का प्रयोग एक वचन, यानी कि जो सिंगुलर नाउन टाइप के वाक्य होते हैं, सिंगुलर टाइप के वाक्य होते हैं, उनके रूप में किया जाता है। और दैट के साथ भी इसका ही प्रयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका भी प्रयोग देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे हम। जैसे लिखा है, वह एक
पुस्तक है। क्या लिखा हुआ है? वह एक पुस्तक है। ये लिखा है वह एक पुस्तक है। तो वह के लिए हमने अभी आप लोगों को बताया था कि वह के लिए हमें क्या प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है, दैट। और दैट के साथ देखिए सहायक क्रिया इज का प्रयोग करना है, तो दैट के बाद क्या हो जाएगा? इज। अब यहां पर देखिए लिखा हुआ है एक पुस्तक, तो पुस्तक की स्पेलिंग क्या होती है? बुक। ठीक है, दैट इज बुक होती है। अब भी देखिए जो हमारे नाउन है ये बुक, आप समझ ही गए होंगे नाउन में मैंने पढ़ाया था कि जो बुक है वो किस टाइप का नाउन है। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया उसमें जो बुक वर्ड है उसमें कौन सा नाउन है। आप लोग अपना नाम और कमेंट में कौन सा नाउन है ये लिख करके आप लोग हमारे साथ पास भेजेंगे। देखिए मैंने बताया भी था कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, अच्छे ढंग से अपनी तैयारी कर रहे हैं, और मैं जैसा कि मैं अपने चैनल पे देखता हूं कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, ये मुझे पता भी चल जाता है। तो ये कमेंट में आप बताएंगे कि कौन सा नाउन है और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। तो दैट इज ए बुक, यहाँ पे देखिए बुक है, यहाँ पर भी देखिए कॉन्सोनेंट प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए का प्रयोग हो जाएगा, दैट इज ए बुक। ठीक है, और एक देखते हैं, वह एक संतरा है। क्या लिखा हुआ है? वह एक संतरा है। तो इसमें देखिए वह के लिए क्या प्रयोग करना है? दैट प्रयोग करेंगे, दैट के साथ फिर इज का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखिए मान लीजिए थोड़ा गैप है, संतरा के लिए क्या लिखेंगे? ORANGE, ऑरेंज लिखेंगे। अब सोचने वाली बात है यहाँ पर कि जो हमारा ऑरेंज है उसका जो हमारा पहला अक्षर है वो ओ है, ओ है ना, तो ये क्या है? वावेल है। और अगर वावेल होता है तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना पड़ता है? एन का प्रयोग करना पड़ता है, तो दैट इज एन ऑरेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो दिस और दैट का प्रयोग है मैंने देखिए आप लोगों को साधारण शब्दों में साधारण भाषा में समझाया, आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें बखूबी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, समझ में आ गया है आप लोगों के। अब देखिए ठीक है, नाउ योर टर्न में, अब आपकी बारी है। और अब आपकी बारी में देखिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं ट्रांसलेशन, उनको आप लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करिएगा। ठीक है, ट्रांसलेट, TRANSLAT, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। चलिए नोट कर लेते हैं। यह एक पुस्तक है, यह एक बकरी है, यह एक घड़ी है, यह एक कुर्सी है, यह एक शेर है, यह एक झोपड़ी है, यह एक उल्लू है, यह एक घोड़ा है। ठीक है, आगे देखिए, वह एक मोरनी है, वह एक तोता है, वह एक शहर है, वह एक नदी है, वह एक मंदिर है, वह एक लड़का है, वह एक अनार है, वह एक
छाता है। ठीक है, तो 8 कुछ देखिए 8 ट्रांसलेशन जो आप लोगों के यहाँ से और 8 ही वहाँ से, ये नाउ योर टर्न में आप लोगों को करना है। तो आप लोग इनको अच्छे ढंग से एक एक ट्रांसलेशन को नोट करिएगा और उसके नीचे इंग्लिश उसकी बनाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यह एक पुस्तक है, यह एक बकरी है, यह एक घड़ी है, यह एक कुर्सी है, यह एक शेर है, यह एक झोपड़ी है, यह एक उल्लू है, यह एक घोड़ा है, यह एक मोरनी है, वह एक तोता है, वह एक शहर है, वह एक नदी है, वह एक मंदिर है, वह एक लड़का है, वह एक अनार है, वह एक छाता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसलेशन आप लोगों को दिए गए उस पर लिखा हुआ है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इन्हें आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये तो थी आज की हमारी क्लास और अब वक्त हो चुका है आपके मस्ती टाइम का। तो आज की मस्ती टाइम में मैं सुनाने वाला हूँ आप लोगों को एक बेहतरीन सी कहानी। आप लोग अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। ठीक है, और उस कहानी के उद्देश्य के बारे में जानने का प्रयास करिएगा कि कहानी कुछ ऐसी है कि दुनिया में किसी की उलझने कम नहीं है, हर व्यक्ति की समस्याएं हैं। ठीक है, किसी को हमसे समस्याएं हैं, ठीक है, और किसी से हमें समस्याएं हैं। तो ये एक दुनिया का रूल है, चक्र है, क्रम है, ये तो चलता ही रहेगा। ठीक है, एक दूसरे से लोगों को समस्याएं होती रहती हैं और जीवन में ऐसा कभी वक्त ही नहीं आता कि जब समस्याएं किसी को ना हो। तो ये जीवन ही संघर्ष का है, संघर्ष ही जीवन का नाम है। तो कहानी में कुछ ऐसा ही बताया गया कि एक व्यक्ति होता है, उसको बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफें होती हैं, लेकिन वो आदमी क्या करता है, अपनी तकलीफों को जब समझता है तो भगवान को याद करता है और हर बार यही कहता रहता है कि हे भगवान, हमको इतनी सारी तकलीफों क्यों दी है, इतनी परेशानियां क्यों दी हैं, कुछ मेरी परेशानियां कम कर दीजिए, मैं ये नहीं कर पाता हूँ, मैं वो नहीं कर पाता हूँ, मुझे इस चीज़ की समस्या है। वो हर दिन पूजा पाठ करता, लोग उससे कहते कि यार तुम पूजा पाठ भी करते हो फिर भी तुम्हें इतनी समस्याएं होती हैं, क्यों करते हो? लेकिन उसे उसकी जो आस्था है, उसकी जो श्रद्धा है भगवान पे, वो बराबर रहती, वो उसकी कम नहीं होती कभी। तो वो अपना काम ईमानदारी से करता रहता है, लेकिन जहाँ पे वो काम करता है वहाँ से उसकी नौकरी भी छूट जाती है, लेकिन फिर भी वो मायूस नहीं होता। तो वो जब सारे काम उसके छूट जाते हैं तो वो घर आता है, ठीक है, घर में लेटा और अपने मन में सोच रहा है कि हे भगवान, अब तो आप मुझे दर्शन दे दीजिए, अब तो आप मेरी समस्याओं का समाधान कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब तो मेरी नौकरी भी छूट गई, अब मैं क्या करूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि उस दिन भगवान उसके सपने में आए और उन्होंने कहा कि जब उससे पूछा कि क्या बात है, क्या दिक्कत, उसने बताया कि मुझे ये परेशानियां हैं। तो भगवान ने उससे कहा कि आप ऐसा करिए, अपनी समस्याओं की एक लिस्ट बना लीजिए। ठीक है, आप अपनी समस्याओं की लिस्ट बना लीजिए और उसको एक कपड़े में बांध लीजिए, और जो गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ है, आप उसको ऐसा करिए वहां पर बांध के आइए। ठीक है, आप वहां पर बांध के आएंगे तो आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो उस इंसान ने सोचा कि उस व्यक्ति ने कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अपनी सारी समस्याओं को उसमें लिख दूंगा और पेड़ में बांध दूंगा तो मेरी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन भगवान ने फिर उससे कहा कि लेकिन इसमें देखिए एक शर्त है। शर्त क्या है कि वहां पर हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं को लिखकर बांध के आता है। ठीक है, ये आप जानते हैं कि वहां पर हर व्यक्ति अपनी समस्याओं को बांध के आता है। तो आपको करना क्या है कि अपनी वो जो पोटली है जिसमें आप पर्ची को कपड़े में बांध कर ले जाएंगे, वो आपको बांध के आनी है और वहां से एक पोटली खोल के भी लानी है। ये भगवान ने उससे कहा कि आप अपनी समस्याओं की पोटली वहां बांध के आइएगा और दूसरी एक पोटली वहां से ले लीजिएगा। ये देखिए दुनिया का चक्र है, लेना है तो देना भी पड़ेगा और देना है तो लेना मिलेगा भी। तो रूल के अकॉर्डिंग आप चक्र जो समय का है वो चलता रहे, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये तो आता ही रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आप जाइएगा वहां, पोटली को बांध देना और वहां से दूसरी पोटली खोल के ले आना। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। उस आदमी ने कहा ठीक है, मैं इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं ऐसा कर लूंगा। सुबह हुआ, जैसा कि उसने सपने में देखा था, सुबह उसने अपने समस्याओं की सारी पर्ची बनाई, कपड़े में बांधा और लेकर के उस पेड़ की तरफ चला गया। लेकिन जब वहां उसने देखा और गया, उसने पोटली को बांधा, तब उसे भगवान की कही गई वो बात याद आ गई कि पोटली बांधने के बाद उसमें से एक पोटली लेनी भी है, क्योंकि यही चक्र है, भगवान ने ऐसा ही कहा था, तभी समस्याएं दूर होंगी। अब देखिए उसके मन में क्या ख्याल आता है। उसने सोचा कि मैं अगर अपनी पोटली उसमें बांध दूंगा तो मेरी समस्याएं तो दूर हो जाएंगी, लेकिन जो मैं पोटली लेकर जाऊंगा उसमें पता नहीं कौन सी समस्याएं लिखी हो सकता है उसमें लिखा हो कि मैं आज ही मर जाऊंगा, उसमें कोई भी किसी बीमारी के बारे में लिखा हो, मुझे हो जाए मैं मर जाऊं। फिर उसने सोचा कि चलो ये वाली पोटली रह देता हूं, दूसरी वाली लेता हूं, छोटी सी जो दिखती होगी वही ले लेता हूं। फिर उसने सोचा कि ये छोटी सी पोटली हो सकता है मेरा कोई इसमें रिश्तेदार की बीमारी के बारे में लिखा हो या कुछ लिखा हो,
मेरे रिश्तेदार बीमार हो जाएं, या हो सकता है मेरे घर में कोई बीमार हो जाए। तो ऐसे उसने कई सारी पोटलियां देखी और उसके मन में ऐसे ही ख्याल आते रहे। अंततः उस व्यक्ति ने फिर क्या सोचा, उसने सोचा कि अनजान, देखिए समस्या क्या है कि अनजान समस्याओं को लेने से बढ़िया है कि अपनी जान पहचान वाली समस्याओं को ही रखना। उसके दिमाग में ये बात आ गई कि जो मेरी समस्याएं वो तो मुझे मालूम ही है, लेकिन जो इस पोटली में समस्याएं छुपी हुई हैं उनके बारे में तो मुझे मालूम ही नहीं है। इनको मैं ले जाऊंगा, पता नहीं कौन सी समस्या आ जाए, इससे बढ़िया है जो मुझे समस्याएं मेरी मालूम है मैं वही रखूं। उसने अपनी वाली पोटली फिर उठाई और घर की तरफ चला आया और उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि मेरी आंखें खोलने के लिए मैं आप लोगों का आपका धन्यवाद देता हूं। मेरी जो समस्याएं हैं मैं उनका संघर्ष करूंगा, मैं डटकर सामना करूंगा, मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, लेकिन उन समस्याओं को दूर करूंगा। इससे मेहनत करने से ही मेरी समस्याओं का सामना होगा, ना कि दूर होने से। तो छोटी सी कहानी, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी का देखिए मतलब ये है कि आप अपनी समस्याओं को से मत भागिए। आपको किसी भी विषय में या किसी भी चीज में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप उससे भागने का प्रयास करते हैं। आपको कोई चीज नहीं आती है, मान लीजिए मैं मैथ पढ़ाता हूं, आप लोगों को कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं आता या कोई एक्सरसाइज नहीं आती, तो आप क्या करते हैं, उससे दूर भागते हैं। तो आप समस्या से दूर भागेंगे तो समस्या आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। समस्या जिधर भी आप जाएंगे वो आपके सामने खड़ी मिलेगी। समस्या वो चीज है, वो बीमारी है जो हमेशा आपके सामने रहेगी। तो आप समस्या से मत भागिए, घबराइए नहीं, समस्या का डटकर सामना कीजिए, मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बताया था हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। तो कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। आप लोग मेहनत करिए, परिश्रम करिए, जो आप लोगों को काम दिया था वो अच्छे ढंग से करिए, बिल्कुल आप सफल होंगे। तो आज की कहानी कैसी लगी आप लोगों को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस।